आज की क्लास भी ऑनलाइन हो रही है, ओनली विदाउट कैमरा रहेगी ये रिकॉर्डिंग के अंदर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 3 थे, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। डन है ये सबको समझ आ गया था। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है हम फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एडीएस को इक्वल कर रहे हैं, जिसमें जितना डिमांड है उतनी सप्लाई है। लेकिन ओवर के अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E1 पे बन रहा है, इसमें जितनी डिमांड होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, डिमांड उससे ज़्यादा है। जब डिमांड उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, इससे क्या होना है, उससे क्या होगा, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगी, एक्सेस डिमांड आएगी। वो थर्ड डायग्राम हमने बनाया था, जिसमें एक ही डायग्राम के अंदर हमने सारी पोजीशन लिखी थी कि अगर हमारी प्रेजेंट या एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल, हमारी एक्चुअल AD2 अपनी रिक्वायर्ड AD से कम है, तो जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो E2 पे बनेगा और वहां डेफिशिएंट डिमांड आएगी। ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और ये आपको कहा था, इस चीज को हम छोड़ सकते हैं, शॉर्ट रन फिक्स प्राइस एनालिसिस, इसकी कोई नीड नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, ये बहुत एक्स्ट्रा में दिया बुक के अंदर। और यहाँ से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू टॉपिक यू कैन से, न्यू टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ से हम न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, एनी ऑफ यू? नो सर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है केन्जियन थ्योरी। एज पर केन्जियन थ्योरी जो केन्स ने दी है, वो ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इन्वेस्टमेंट, राइट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस हो या फिर इंड्यूस्ड हो, यहाँ बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है। चाहे वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे कंट्री में डिमांड क्रिएट करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, PGI, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, फ्लाईओवर्स, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट बना रही है, क्रिएट कर रही है, सो दैट हमारी कंट्री में मिनिमम डिमांड बनी रहे। या फिर प्राइवेट सेक्टर करता है। इन्वेस्टमेंट जब भी होगी, एक बात श्योर है, क्या बात श्योर है, इन्वेस्टमेंट जब भी होगी, इन्वेस्टमेंट के होने से कंट्री के अंदर इनकम जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी, सोचो इस बात पे। मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं एक कंपनी हूं और मैं इंडिया के अंदर 100 करोड़ का, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूं, चाहे मैं फॉरेन की कंपनी हूं या इंडियन कंपनी हूं। एंड डाउट वन, सर, आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चन। बोलो। सर, अगर आप स्टार्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और उससे इनकम। हाँ, एग्जैक्टली यही आज का हमारा टॉपिक है कि जब मैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन ये बाद की बातें वन है जो तुम बोल रही हो, मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे बोल रहा हूँ। जब मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कंट्री में करूंगा, प्रोडक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, क्या है, प्रोडक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो भी 100 करोड़ की इनकम पड़ेगी। ये कैसे होगा, ये बताइए। लैंड परचेज होएगा तो लैंड की एम्प्लॉयमेंट। नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो तब होगी जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, फिर भी अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगाए इंडिया में, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, तो इंडिया में 100 करोड़ की इनकम क्रिएट कैसे होगी, ये बताओ। इसका आंसर है वन मैन्स एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ अदर पर्सन। वन पर्सन एक्सपेंडिचर, एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ लगाती है, तो वो 100 करोड़ क्या करेगी, वो 100 करोड़ में वो 30 करोड़ की तो लैंड परचेज करेगी। जिससे लैंड परचेज करेगी, उस लैंडलॉर्ड के पास पैसा गया, उसकी एक इनकम क्रिएट होगी, एक उसके पास मनी पावर आ गई।
वो लैंड चाहे उसने प्रॉफिट में सेल किया या वट एवर, उसके पास 30 करोड़ चले गए ना उसके पास, अब वो खर्च करेगा 30 करोड़। फिर वो उसके बाद जो फैक्ट्री बनाएगी उस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन पे खर्च होगा। फिर वो अंदर इक्विपमेंट्स लगाएगी जिसमें हर तरह की एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, वायरिंग होगी, कंप्यूटर लैपटॉप्स इंस्टॉल होंगे, एवरीथिंग। चाहे वो स्विच बोर्ड लगेगा, मार्बल लगेगा, मशीन्स लगेंगी, फैक्ट्री में जो भी कुछ होता है बेटा, आप कह लो कि सबके पास वो पैसे जाएंगे। तो यू कैन से कि जो, अगर हम बोलते हैं कि एक होटल को बनाने में 500 करोड़, 5 स्टार होटल 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो 500 करोड़ किसी न किसी की पॉकेट में तो गए। फिर जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन वर्कर्स को एज ए वेजेस मिला, कारपेंटर को मिली, वुड परचेज हुई, आयरन परचेज हुई, प्लास्टिक परचेज हुआ, हर किसी का समझो वहाँ पर फायदा हो गया। वो 100 करोड़ या वो 500 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए बेटा, ठीक है। उसको बोलते हैं कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स के करने से वहाँ पर इनकम क्रिएट होगी। बट अब ये चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि जब आपकी एक बार इनकम क्रिएट होगी तो वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप सब कुछ समझ चुके हो, एमपीसी को मैं बोल रहा हूँ, एडिशनल इनकम विल क्रिएट एडिशनल एक्सपेंडिचर। इनकम जनरेट होगी तो एक्सपेंडिचर भी जनरेट होंगे, और वो एक्सपेंडिचर कितने जनरेट होंगे ये बताइए, वो किस पे डिपेंड है? इज इट ऑडिबल? यस सर। किस पे डिपेंड है बेटा एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज होंगे? ये डिपेंड है हमारे एमपीसी के ऊपर। अगर मेरा एमपीसी 0.6 हुआ, मीन्स 60% हुआ, तो अगर मेरे पास लैंड है, मैंने वो बेच दी, मैं कारपेंटर हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, लेबर हूँ, मशीन्स बेचने वाला हूँ, मेरी जितनी भी एडिशनल इनकम क्रिएट होगी, मैं उस एडिशनल इनकम का 60% कंज्यूम करूँगा। और जब मैं कंज्यूम करूँगा तो वो किसी और की इनकम बन जाएगी, फिर वो एक्सपेंडिचर करेगा, किसी और की इनकम बन जाएगी, फिर वो एक्सपेंडिचर करेगा। ये साइकिल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो इनकम एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ लगाते हो, तो 100 करोड़ की इनकम तो सेम डे क्रिएट हो जाती है जब आप लगा चुके होते हो, जब आपने खर्च कर दिया, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन गया। फिर वो इनकम आगे खर्च होगी, फिर वो आगे खर्च होगी, आगे खर्च होगी, चलती रहेगी। अल्टीमेटली यू कैन से एज पर दिस क्वेश्चन, अगर मैं 4 करोड़, अभी रुको बेटा क्वेश्चन मत पूछो, अभी बहुत अर्ली स्टेज से पूछ रहे हो। अगर मैं 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो 4 करोड़ इन्वेस्ट करके अल्टीमेट मेरी इनकम 20 करोड़ से इंक्रीज होती है। क्योंकि 4 करोड़ इन्वेस्ट करके 4 करोड़ तो होनी है, पर वो चीज रुकेगी नहीं। उसे जैसे मर्जी तुम बोलो, वो इनकम से एक्सपेंडिचर रेट होंगे, या इनकम से फिर हम आगे प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, आउटपुट करेंगे, वट एवर, कोई भी रीज़न हो, कुछ भी बोलो आप, हमें ना रीज़न सोचना, ना बोलना है, ना लिखना है। हमें बस ये मानना है कि हाँ ऐसा होगा, कि अगर हम 4 करोड़ लगाते हैं तो अल्टीमेट हमारी इनकम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एक टाइम वैल्यू होगी जिसके थ्रू हमारी इनकम मल्टीपल होगी। से यहाँ पे 20 करोड़ होगी, 20 करोड़ का मीनिंग कितने टाइम्स होगी? 5 टाइम्स। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इट्स सिंपली अ कोफिशिएंट वैल्यू। कोफिशिएंट का मतलब एक मल्टीप्लायर वैल्यू है, इट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू, राइट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? इट इज ए नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू, या इट इज ए कोफिशिएंट वैल्यू एट विच रेट, या इसको हम रेट भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक रेट है एट विच इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या इनकम डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, कम करोगे तो कम होगी, लेकिन उतनी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू।
जो कि एक फॉर्मूला बन जाता है, एक रेशो बन जाती है, तो हम इसको रेशो बोल सकते हैं। अब इसको रेट बोलो या रेशो बोलो, एक ही बात है। इट इज रेशो और रेट एट विच इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होनी, इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार होगी, जिसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम जितनी चेंज होगी उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 करोड़। 4 करोड़ इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अल्टीमेट फाइनल इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 20 करोड़। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पांच करोड़ अगर लगाए और 20 करोड़ का इनकम इंक्रीज हो गया, फाइनल इनकम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ एंड फाइनल इंक्रीज 20 करोड़, तो इट मीन हमारा 4 टाइम्स वैल्यू हो गया, 4 टाइम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, और इसको हम क्या देते हैं? सिंपल के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के। के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और अगर हमें चेंज इन इनकम का आंसर निकालना है तो हम उस मल्टीप्लायर वैल्यू को चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो कि ए की वैल्यू 8 हो बेटा, तो इसका मतलब अगर आप 4 करोड़ लगाओगे तो आपका पैसा 8 टाइम्स हो जाएगा। होता है ना सर, 1 का 4, 5 का 10, होता है ना। तो जब आप 4 करोड़ लगाओगे तो वो 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 8 है। अब ये 5 है, 2 है या 8 है, ये किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है हमारी स्पीड पे, हम कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अपनी इंक्रीज इन इनकम का को हम कितना ज़्यादा खर्च करते हैं, ये सब कुछ आपको आगे समझाएंगे। अभी सिर्फ आपके सामने एक मीनिंग है। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या बोलेंगे? इट इज अ रेशो ऑफ चेंज इन फाइनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और हम इन दोनों को डिवाइड करके वो मल्टीपल वैल्यू, वो टाइम्स वैल्यू, वो टाइम्स वैल्यू या नंबर टाइम्स वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आपको समझाएंगे इसका रिलेशन क्या है एमपीसी के साथ या एमपीएस के साथ। नाउ यू कैन आस्क एनी डाउट। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, एनी ऑफ यू? सर, आपने कहा कि मतलब इन्वेस्टमेंट सेम ही रहती है, तो इसमें ऐसा क्यों है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ऐसे क्यों ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट जो चेंज की है ना हमने 5 करोड़ से, मान लो इकोनॉमी के अंदर पहले 200 करोड़ लगे हैं, पहले 200 करोड़ लगे हैं, तो हमने 5 करोड़ और लगा दिए, 5 करोड़ लगा दिए, तो 5 करोड़ लगाने के बाद हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 205। तो आपकी एक बार के लिए अगर 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट चेंज हो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अगर 5 करोड़ हो, उसका फाइनल रिजल्ट 20 करोड़ है। उस 5 करोड़ ने 20 करोड़ क्रिएट कर दिए, फिर आप 5 करोड़ और लगाओगे, दस ओके करोड़ सर, 10 करोड़ गॉट लगाओगे, इट। वो तो चलता रहेगा। हम बोल रहे हैं कि एक बार अगर 5 करोड़ लगाओगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार हम इन्वेस्टमेंट इनिशियली चेंज करेंगे 5 करोड़, तो इनिशियल चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इज 5 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़, 5 करोड़, वट एवर, 10 करोड़, 100 करोड़। तो ये थोड़ी कि पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले तो इन्वेस्टमेंट है ना। जैसे मेरे पास पहले 10 टेबल्स हैं, तो मैं 2 टेबल और ला रहा हूँ, तो चेंज कर दिया ना, 2 टेबल और आ गए तो 12 हो गए। तो वो कर रहे हैं, तो 2 टेबल्स के आने से फिर क्या हुआ वो बता रहे हैं। तो 5 करोड़ के लगाने से इनकम 20 करोड़ बढ़ गई। अब ये टाइम्स वैल्यू 5 होगी, 7 होगी, या ओनली 2 होगी, या 10 होगी, वट एवर, ये क्या होगी, या ये इन्फिनाइट हो सकती है, क्या होगी ये इस बात पे डिपेंड है आपका एमपीसी कितना है। तो अगर आपका एमपीसी 0.6 है तो आपका एमपीएस 0.4 होगा। अच्छा, अब ये बताओ एमपीसी और एमपीएस में किसके साथ पॉजिटिव लिंक है, किसके साथ नेगेटिव लिंक है? हमारे
के वैल्यू का। अब के वैल्यू बोल सकते ना, के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक वैल्यू, एक आंसर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई मीनिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक टाइम्स वैल्यू है बस। तो बताओ के ज्यादा कब होगा, के कब ज्यादा होगा? एमपीसी जब ज्यादा है। गुड, जब एमपीसी ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। तो इट मीन हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। हमारी जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन वैल्यू बढ़ेगी, हमारी मल्टीपल वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही जैसे जैसे हमारा एमपीसी बढ़ेगा, वैसे से हमारा एमपीएस कम होगा। ये तो एक ही बात है ना, वो तो एमपीसी लिखो एमपीएस लिखो, वो तो वन माइनस है ना। वन माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। गॉट इट? तो के का मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? यहाँ पे बेटा हमें ना एक डेरिवेशन समझनी होगी मैथमेटिकली। वैसे उसका कोई लिंक नहीं है हमारी इकोनॉमिक्स के साथ, बस वो डेरिवेशन से समझेंगे क्योंकि हम वो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आगे जाके। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। गॉट इट ना? के की वैल्यू एमपीएस के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो क्या बोलेंगे? के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। और अगर ये 1/एमपीएस है, तो अगर एमपीएस को हटा दें और एमपीएस की जगह पे एमपीसी लिख दें, तो 1 - एमपीसी आएगा। और जबकि के का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर को समझने के बाद, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। डोंट एक्सपेक्ट कि इसमें से कोई 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा इसमें से, ठीक है? सिर्फ इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अंडरस्टैंडिंग यूज होगी। इस चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग होगी जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। वो क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? या तो मल्टीप्लायर का अपना फॉर्मूला यूज होगा, या मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एमपीएस और एमपीसी की टर्म्स में यूज होगा। जिसका सिंपल मीनिंग है कि क्योंकि मल्टीप्लायर का एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, मोर एमपीएस लेस मल्टीप्लायर वैल्यू। आप ज्यादा सेव करोगे, जितनी आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी, उतना दूसरों की इनकम भी कम होती जाएगी। जैसे सपोज आप बोलो सर मुझे ओनली वन ट्यूशन पढ़नी है, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की नहीं पढ़नी, तो हम इकोनॉमिक्स की फीस सेव करेंगे आज। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपको ओनली वन ट्यूशन के लिए अलाउ किया, दूसरा ट्यूशन अलाउ नहीं किया, तो जो वो इनकम कमा रहे हैं जिससे वो खर्च कर सकते थे फॉर द सेकंड ट्यूशन, फॉर द थर्ड ट्यूशन, फॉर द फोर्थ ट्यूशन। तो ये बच्चे 4 ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, ऐसा भी होंगे आपके बैच में, आपके स्कूल में जो 4 ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो 3 पढ़ रही हैं, आप 1 पढ़ रहे हो, आप 2 पढ़ रहे हो। तो एक कंपैरिजन करो कि जितना पैसा आप सेव कर रहे हो, अर्न तो आप भी कर रहे हो, वो पैसा आपके पास ही रह गया। अगर आप खर्च नहीं कर रहे तो कह रहा हूँ, तो वो पैसा आपके पास ही रह गया। जब वो आप खर्च करते तो वो मेरी इनकम बनता, और मैं जब खर्च करता किसी और की इनकम बनता। तो आपका कमाया हुआ पैसा कहाँ तक जाएगा, ये डिपेंड है कि आप कितना खर्च करते हो। इसलिए एमपीएस के साथ नेगेटिव और एमपीएस के साथ पॉजिटिव। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक ये वाला डेरिवेशन समझेंगे। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ लाइव। देखो अब हम इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ले लेते हैं। के का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू, बोलो क्या है ओरिजिनल फॉर्मूला?
पार्टिसिपेट करो एवरीवन। ध्रुव, हिमांशु, प्राची, वान्या, भूमि, जो लोग हैं। इन्वेस्टमेंट Change in income by change in investment. चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये समझेंगे कि जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है, एट इक्विलिब्रियम लेवल, ये भी हमने अजम्पशन लेनी है कि इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर एस और आई आपस में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अभी आज हम इस चैप्टर को, टॉपिक को, थ्योरेटिकल समझेंगे, 2 लेक्चर हैं इसके ऊपर, और संडेज ऑफ रखे हुए हैं आपके सितंबर में, तो लास्ट संडे है कल हमारा। कल वैसे इंस्टीट्यूट ओपन रहेगी फॉर द रेनोवेशन वर्क, कोई आना चाहे तो आ सकता है, टेस्ट लेना है या कोई नोट्स लेने या कुछ भी ऐसा पर्पज हो, बट एक बार कॉल करके आओगे जब भी आओगे। एस आई की इक्वल होगी, ये अजम्पशन रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल पे, क्योंकि हम समझ चुके हैं एडी अगर ए एस इक्वल है, समझाने नीड तो नहीं किसी को ना, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो आई मस्ट बी इक्वल टू एस। जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, संडे ऑफ रहेगा, वैसे आ सकते हैं इंस्टीट्यूट, जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे तो हम इस पूरे यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, क्योंकि आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आगे बस खाली एक टॉपिक है, एक्सेस डिमांड, डेप्शन डिमांड एंड मेजर टू करेक्ट इट। वो 3-4 घंटे की क्लास है। अब क्योंकि आगे निधि मैम चार्ज लेंगे ट्यूसडे से या थर्सडे से, तो ट्यूसडे तक जितना हो गया ठीक है, तो उसके बाद फिर हम एक संडे को क्लास लेके आपकी एक्स्ट्रा, मैं आपको रिमेनिंग जितना भी पार्ट रह गया वो करवा दूंगा। समझो वो हमारी शॉर्ट वर्किंग है, इस मंथ में जितना भी हम कम पढ़े होंगे वो हमारी शॉर्ट वर्किंग उतनी ही है, क्योंकि इस मंथ में हमें क्या करना था, इस यूनिट को कंप्लीट करना था। तो आई गेस नहीं, ट्यूसडे से तो निधि मैम ही लेंगी क्लास, क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा टाइम, जैसे 2 अक्टूबर अगर आपकी हॉलीडे है तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा डे पे बुला के आपको 3-4 घंटे का लेक्चर, वैसे 3 घंटे भी बहुत रहेंगे, एक्सेस डिमांड, डेप्शन डिमांड क्या होती है और वो सारा पार्ट करेंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, इस चैप्टर तक न्यूमेरिकल हैं, और वो जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा वो सबको मिला के आते हैं, उसमें एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इक्विलिब्रियम लेवल, एस इज इक्वल टू आई, ए डी इज इक्वल टू ए एस, और बीच में ये मल्टीप्लायर सब एंटर हो जाता है, सब मिला के न्यूमेरिकल बनते हैं। इसलिए अब आपको ये समझना है कि अब आपको यूज करना है वो नॉलेज। अगर एस आई के इक्वल है, ए डी ए एस इक्वल है, तो आप क्या करोगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, बोलते हैं ना, सेविंग कैसे आती है, सबको पता है ये चीज, सेविंग इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, इनकम माइनस Income minus consumption. हाँ जी, एस इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। एस इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, तो हम अब एस को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ, क्योंकि एस इज इक्वल टू आई है, इक्विलिब्रियम लेवल करने के बाद समझ गए, आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी है। तो अगर दोनों तरफ चेंज कर दिया हम, चेंज इन आई किसके ग्लो, ये होता है मैथमेटिक्स आपका, चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, इन दिस वे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, चेंज इन आई को रिप्लेस कर देंगे किससे, चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी से। तो के की वैल्यू अगर चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, गॉट इट। और अब हम इस पूरी इक्वेशन को चेंज इन वाई से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं ऐसा। देखो मैथमेटिक्स है, प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें सब वो पता है कि हम ऊपर नीचे एक ही चीज से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, नीचे भी डिवाइड 2 से। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन वाई को चेंज इन वाई से डिवाइड कर देना है, और नीचे भी चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी को भी चेंज इन वाई से डिवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे एक आंसर आएगा, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई 1 हो गया, फिर चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। हम आपको पता है अगर एलसीएम लेंगे और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई को अलग कर सकते हैं। अब चेंज इन वाई ओवर चेंज वाई फिर 1 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 1 ओवर 1, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई 1 हो गया, और चेंज इन सी
ओवर चेंज इन वाई का आंसर क्या था, याद है सबको? इसको हम क्या बोलते हैं इसको? ये किसका फॉर्मूला है, किसका है? एमपीसी का है। एमपीसी। तो ये प्रूव हो गया 1/1 मीन्स एमपीसी, और 1 मीन्स एमपीसी। एमपीसी किसका फॉर्मूला है? एमपीएस का। ये डेरिवेशन है, बाकी ये किसी काम की नहीं है, फालतू बात है, मैंने भी आपको सिखा दी, बता दी मैथमेटिकली, हमारे किसी काम की नहीं। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में क्या काम है? आपको हमारे पास 3 चीजें हैं कि मल्टीप्लायर का आंसर है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम चेंज होती है, और फाइनली कितनी इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स, वो एक आंसर है। दूसरा हम इसको 1/, एमपीएस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अभी ये प्रूव भी करूंगा मैं किसी टेबल के थ्रू, सब कुछ आएगा आपके सामने। अभी फुली लॉजिकल चैप्टर है ये, या ये है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? डन। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, वो तो हमने कर लिया। और सेम ही कुछ है एमपीएस के साथ, वो तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, वो आपको करके दिखाई दी मैंने। जब हम एमपीसी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई इज इक्वल एमपीसी, तो आगे आपको पता ही है 1 माइनस एमपीसी टू एमपीएस। अब इन सब बातों को प्रूव करना है, मगर इस चैप्टर में कुछ थ्योरी पार्ट कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन समझने हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, इस चीज को ध्यान से देखिए। मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाई क्या होगी? मेरे हिसाब से मिनिमम वैल्यू 1 है। वाई? बिकॉज अगर आपका एमपीएस 1 हो, इस बात का क्या मीनिंग कौन बताएगा? सोचो बेटा, एनी ऑफ यू, अगर एमपीएस 1 हो, इस बात का क्या मीनिंग है? Saving capacity equals to 1. Marginal propensity to save. सर सिंपल मीनिंग बेटा, सिंपल मीनिंग क्या है? एमपीसी होएगा ही नहीं अगर एमपीएस 1 है तो। उसका मीनिंग? तो मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होएगी। नहीं, वो नहीं। बहुत सिंपल मीनिंग बताओ, वो सिंपल मीनिंग। अगर एमपीएस 1 है तो उसका मीनिंग क्या होगा, बस ये बताओ। नो इनकम जनरेशन, क्योंकि स्पेंडिंग्स नहीं हो रही। और कुछ? ये भी बात बनी नहीं हुई। बट एक सिंपल मीनिंग है ना। अगर एमपीएस 1 है, आप ना एमपीएस के मीनिंग कौन जानते हैं? आप पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो, आप आगे आगे बढ़ते रहते हो। अगर एमपीएस 1 है तो उसका मीनिंग क्यों नहीं बता रहे? क्या हम वापस चलें फर्स्ट चैप्टर में, जहां से मुश्किल से बाहर निकले, इतना डिटेल चैप्टर था। व्हाट डू यू मीन बाय एमपीएस 1? इसका मीनिंग है सर, ऐसे बोलना था आपने सर, इसका मीनिंग ये है एडिशनल इनकम इज 100% सेव्ड, क्योंकि एमपीएस का मीनिंग होता है चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। और अगर इसका आंसर 1 है, तो इसका मीनिंग है अगर मैंने 100 करोड़ कमाए, 100 के 100 करोड़ सेव कर लिए। वैसे ऐसा होता नहीं कभी भी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एमपीएस या एमपीसी की वैल्यू पॉइंट में रहती है, पॉइंट समथिंग, 1 नहीं आती। पर अगर 1 है, एक्सेप्शनली अगर 1 है, तो इकोनॉमी क्या कर रही है? इकोनॉमी के पब्लिक, इकोनॉमी के पीपल क्या कर रहे हैं बेटा? व्हाट आर यू डूइंग? आप अपनी सारी इनकम सेव कर रहे हो। मेरे पास एक नया स्टूडेंट तो आता है, मैं हार्डवर्क तो कर रहा हूँ, एक नया स्टूडेंट तो ज्वाइन करता है, बट उसकी जो फीस आती है 10,000, वो मैं सारी की सारी सेव कर लेता हूँ। नॉर्मली बोलता हूँ ना, मैं उस फीस का 60% खर्च करूँगा या 50% खर्च करूँगा। अगर मैं वो सारा पैसा सेव कर लूँ तो क्या होगा उससे? मेरा एमपीएस 1 आ जाएगा, होल इनकम इज सेव्ड। और एमपीएस 1 आने का मतलब ये भी तो है ना कि मैं खर्च कुछ नहीं कर रहा, मेरा एडिशनल एक्सपेंडिचर जीरो हो गया, जिसका मीनिंग है कि मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, 100 करोड़ सेव कर रहा हूँ, 100 करोड़
कि मैं अपनी इनकम का 1 रुपया भी किसी और को नहीं दे रहा। मैं कमा रहा हूँ इकोनॉमी में, पर मेरी कमाई किसी और के काम नहीं आ रही, क्योंकि मैं पैसा खर्च नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा, जब इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो कहा था मैंने इनिशियली 100 करोड़ इन्वेस्ट होंगे, तो एक बार के लिए 100 करोड़ जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो 100 करोड़ मेरे खर्च हो जाएंगे, तो 100 करोड़ किसी की क्या बन जाएंगे, इनकम। बट फर्दर इनकम नहीं बन पाएगा, फर्दर इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि हमने सारा पैसा क्या कर लिया, सेव। अगर वो पैसा किसी लैंडलॉर्ड को मिला, उसने सेव कर लिया, कारपेंटर को मिला, उसने सेव कर लिया, किसी ने खर्च किया ही नहीं, तो हमारे मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम 1 आएगी। और इसे हम अपने फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। देखो देखो, जैसे अभी फॉर्मूला बताया था हमने, अभी ये फॉर्मूला बनाया था। अगर आपका MPC 1 है, K इज इक्वल टू 1/MPS, ये फॉर्मूला हमने समझ लिया, डेरिवेट कर लिया। अब अगर इस डेरिवेशन को समझे, 1/1 इक्वल टू 1, या K का मतलब क्या था, 1/1 मीन्स MPC, और आपका MPC अगर 0 है तो K की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, जैसे अभी आप MPC 0 से 0.3 कर दो तो क्या होगा बताओ, 0.3 करते ही हमारा MPC कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। अब हमने अपनी इनकम को खर्च करना स्टार्ट किया, हमारा हो गया 0.7, इसका K की वैल्यू क्या होगी, 1.4 समथिंग। अब अगर मैं अपने MPC को और बढ़ाऊं, मैं अपने MPC को 0.5 कर देता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये होता है ना, मैं अपनी कंट्री के साथ ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो मैं अपनी इस कंट्री से कमाऊंगा, मैं 50% उसी टाइम खर्च कर दूंगा, सो दैट वो पैसा किसी और की इनकम बने। तो इससे क्या होगा, हमारा MPS कितना आ गया। तो इतने हम समझे ध्यान से, चाहे आपको MPC दिया हो, आपको MPS से तो पहुंचना पड़ेगा। और 1/0.5 का मतलब क्या है, 10/5, मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही अगर मैं अपना MPC 0.8 कर लूँ, 0.8 का मीनिंग क्या है, हम अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग कितनी हो रही है, 0.2। अब 10/2 हो गया, उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई वैल्यू क्या आ गई, 5 टाइम्स। अब ये बताओ मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, लगाओ दिमाग अब। मल्टीप्लाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 10। नहीं बेटा, 10 तो बहुत कम है, इन्फिनाइट, यस। वो कब रहेगी, जैसे आपने MPS को 1 माना था, जो पॉसिबल नहीं है, बट एक चीज पॉसिबल है बेटा, MPC 1। क्यों, हम अगर अपनी सारी इनकम खर्च करना स्टार्ट कर दें, इफ होल इनकम इज स्पेंट, होल एडिशनल इनकम बोल रहा हूँ, इफ होल एडिशनल इनकम इज स्पेंट देन MPC इज 1। अब ये सारी इकोनॉमी का है, अगर इकोनॉमी का हर पर्सन ऐसा करने लग जाए, मेरे करने से नहीं होगा अकेला, हम हर कोई अगर ऐसा करना शुरू कर दें, हम अपनी सेविंग्स को 0 कर लें, जब आपको पता है MPC 1 होगा तो MPS कितना होगा, 0 होगा। तो बेटा हमारी इंडिया एक साल में ही किसी भी फॉरेन कंट्री से ऊपर चली जाएगी। डू यू नो, केन्स ने ये बताया हमें, केन्स ने ना सक्सेसफुल मंत्रा दे दिया हमें। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, अभी काफ़ी हद तक फॉलो होना शुरू भी हो गया, क्योंकि अब हम लोगों के घर के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, हम पार्टीज करते हैं, सैटरडे संडे को पार्टीज करते हैं, वीकेंड एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, हम अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट बर्थडे को बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में बड़ी बड़ी मैरिजेस होनी शुरू होगी। ये क्या शो करती हैं कि फॉरेन कंट्रीज का जो ट्रेंड है वो आ रहा है, क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है वो जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर नहीं रहे,
वो लोग बहुत ज़्यादा कंजूस थे, बहुत ज़्यादा पैसा सेव करते थे, जितना कमाते थे उसका 80% सेव करते थे कि फ्यूचर में काम आएगा। अब नहीं रहा। पेरेंट्स इतना नहीं कर रहे, पेरेंट्स कमा भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन बेटा जो आपकी जनरेशन है ना, जो आप लोग हो, आप लोग ऐसे हो कि आप लोग खर्च करने वालों में से हो। तो जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंडिया का एमपीसी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग, जैसे मैं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा खर्च करता हूँ, और मुझे पता है नेक्स्ट जनरेशन मेरे से ज़्यादा खर्च करेगी। जैसे आप लोगों के पास अगर 1 लाख आ जाए ना, आप लोग देखना, जब आप 1 लाख कमाओगे ना, 1.5 लाख रुपए तो आपकी ईएमआई चल रही होगी। घर बड़ा ले लिया, वो भी लोन पे। गाड़ी की हैसियत नहीं है बड़ी गाड़ी की, फिर भी बड़ी गाड़ी ही लेनी है आपने। आपको एसयूवी चाहिए, आपको 30 लाख की गाड़ी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आप लोग ऐसे टाइम पे आगे बढ़ रहे हो जहाँ शो ऑफ हो रहा है, जहाँ पर किसी की वैल्यू को उसकी गाड़ी से वैल्यू किया जाता है। मतलब मैं बड़ा टीचर हूँ या छोटा टीचर हूँ, मेरी गाड़ी को देख के अगर कोई जजमेंट करता है, मेरे घर को देख के, मेरे ब्रांड्स को देखकर, शूज़ को देखकर, ये आज का टाइम हो गया। जबकि आपको पता है ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर, एक टीचर बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, इवन दो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट वो सिंपल भी हो सकते हैं। आई कैन बियर 300 रुपीज़ टी शर्ट, कोई दिक्कत नहीं, मैं 300 रुपये की टी शर्ट पहन सकता हूँ, मैं 10,000 का मोबाइल परचेज कर सकता हूँ। बट अगर मेरे मोबाइल से ही मुझे जज किया जाना है, तब मुझे मजबूरी में एक अच्छा मोबाइल खरीदना पड़ेगा, एक अच्छी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि इस बार वेकेशन में हम दुबई गए थे, हम स्विट्जरलैंड गए थे, ऐसा बोलना पड़ेगा। यही तो हो रहा है ना। तो हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इनकम से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और हम अपनी सारी इनकम उड़ा रहे हैं। तो आने वाला टाइम यही होने वाला है, क्योंकि आप लोग जिस सोसाइटी में रहोगे, फ्रेंड सर्कल में रहोगे, ऑफिस में रहोगे, वहाँ पर पैसा उड़ाना पड़ेगा। अगर आप अपनी बर्थडे पार्टी नहीं दोगे तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी पूरे ऑफिस में, क्योंकि बाकी लोग तो अपनी बर्थडे पार्टीज करते हैं, एंजॉय सेलिब्रेट करते हैं, और आप करते नहीं हो। तो आप अपने पेरेंट्स की बात कब तक मानोगे? आपको उन्हें मना करना, बोलो नहीं नहीं वो आपका टाइम नहीं है, हम ये बोलेंगे कि वो आपका टाइम नहीं है, आप रहने दो, आपको नहीं पता। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, वहाँ पे सबके पास गाड़ियाँ हैं, सब लोग ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़ हैं, स्मार्ट वॉच है, मोबाइल अच्छे वाले हैं उनके पास। तो फिर मुझे भी तो खरीदना पड़ेगा ना, ये तो मेरी इंसल्ट होती है उनके सामने। ये टाइम ऐसा आने वाला है, जबकि इन सब चीज़ों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, आपकी वैल्यू उसी से लगनी है। बट होता है ना, जिसको हम बोलते थे, वो क्या बोलते थे माइक्रो में, इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस में जाएंगे, हम पैसा उड़ाएंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, हमारी जितनी इनकम होगी उतनी खर्च कर देंगे। और जब ऐसा होगा, वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन, ये केन्स ने कहा है, वो हो भी रहा है। वो उन्होंने कितने सालों पहले कहा था, हो अब रहा है। तो जब एमपीसी 1 होगा, तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो 0 क्या आ गया, एमपीएस। और 1 में 0 इज, ये रुकेगा नहीं कभी भी। ये चीज डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कि कहाँ रुकेगा, रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि आप खर्च करते रहोगे। ठीक है। और जो खर्च करोगे वो किसी और की इनकम बनेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक बोल देता हूँ क्लास में, अभी तो हम ऑफलाइन नहीं बैठे, नहीं, मैंने आज क्या करना था आपको, मैंने आज क्लास में एक कॉपी देनी थी, कॉपी, 1 नोटबुक। उस नोटबुक में थे 30 पेजेस, और हमने एक एक्सरसाइज करनी थी वहाँ पे, एक एक्सपेरिमेंट करना था। क्या करना है, एक फर्स्ट स्टूडेंट के पास नोटबुक जाएगी जिसमें 30 पेज होंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को वो जब वो देगा तो उसमें से 1 पेज निकाल लेगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट भी क्या करेगा, उसमें से 1 पेज निकाल लेगा, वो नेक्स्ट को देगा। फिर ऐसे करते करते हर स्टूडेंट जिसके पास वो नोटबुक आएगी, वो उसमें से 1 या 2 पेज निकाल लेगा, वो अगले बार को देता जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि नोटबुक खत्म हो जाएगी? इट विल बी एग्जॉस्टेड एट वन टाइम, एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि हर बार एक पेज निकलता जा रहा है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पेज कोई नहीं निकालेगा, ये कॉपी सिर्फ आपने पास करनी है, पूरी की पूरी कॉपी। अगर आपके पास 30 रुपीज़ आए तो हमने 30 रुपीज़ ही आगे पास करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट भी उसमें से कुछ निकालेगा नहीं, वो आगे पास कर देगा, नेक्स्ट भी आगे पास कर देगा। व्हाट डू यू थिंक, ये सर्कल कब तक चल सकता है बताइए? अगर इनफिनाइट। इन्फिनाइट चलता रहेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 करोड़, जब हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन कॉपी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी।
क्योंकि खत्म ही हो रही। कितने सर्कल बनाएंगे उसके हम? इनफिनाइट। यू कैन से, आपने बोला था 10 टाइम्स, गलत हो गया ना, 10 टाइम्स इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 से कम नहीं है। अब ये थ्योरी में काम आएगा बेटा, आपके थ्योरी में काम आएगा कि मिनिमम वैल्यू 1 है, 0 नहीं है, और मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट है। और जो वैल्यू प्रैक्टिकली आपके सामने आएगी वो इनके बीच में आएगी, 1 से ज़्यादा, इनफिनाइट से कम। क्योंकि ना हम अपने एमपीएस को 1 कर सकते हैं कि पूरी इनकम ही सेव कर जाए, ना हम अपने एमपीएस को 0 कर सकते हैं कि कुछ सेव ना करें। सेविंग डेफिनेटली रहेगी। होल इनकम कांट बी सेव्ड और कांट बी कंज्यूम्ड। गॉट इट? ये था मेरी तरफ से। बाकी तो बुक्स में जैसे लिखा हुआ है आपके सामने है, मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट, इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी। और अगर एमपीसी 0.5 हो तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई का आंसर। अगर ये लिखा हो बेटा 75% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड, तो 75% भी तो वैल्यू है, निकाल के देख लेते हैं। 75% का मीनिंग 3/4, और 3/4 का मीनिंग 0.75, वही सेम। कुछ लिखा हो, 3/4 लिखा हो, 75% लिखा हो, 0.7 लिखा हो, तो आपका क्या, आप डाल के देख लो उसको। 1/1 मीन्स 0.75, दैट इज 1/0.25। 0.25 क्या है? एमपीएस है। और 0.25 का मतलब 25/100, 100/25, दैट इज 4। ऐसे नेक्स्ट है, इफ 50% इनकम इज सेव्ड, इट मीन्स हमारी एमपीसी क्या है? 0.5। इट मीन्स हमारा एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है? 0.5। तो कुछ भी आ जाए एग्जाम में ना, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे। जो हमारा ट्यूसडे का क्लास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल मिलेगा फाइनल एग्जाम में। उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। एमपीएस 0.5 है क्योंकि लिखा है 50% ऑफ इनकम इज सेव्ड। 50% इनकम इज सेव्ड, तो 0.5 हो गया। उसके बाद 0.25 होगा तो ठीक है। तो जितना एमपीसी बढ़ता जाएगा मल्टीप्लाई की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जितना एमपीएस बढ़ता जाएगा मल्टीप्लाई वैल्यू कम आएगी। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या है बेटा? मल्टीप्लाई वैल्यू, वैसे ये फालतू क्वेश्चन है, ये भी फालतू में क्वेश्चन है, बट फिर भी करेंगे, पार्ट ऑफ सिलेबस। अगर आउट ऑफ पैट हो तो हम छोड़ देते। तो अभी मल्टीप्लाई की दो वर्किंग है बेटा, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मीनिंग होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम कई गुना बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम कई गुना बढ़ेगी। एक मिनट, ये टच बंद करनी पड़ेगी इसकी ना, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, हाँ जी, अब दिख रहा है प्रॉपर। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, बट वो इनकम इंक्रीज कई टाइम्स होगी, 3-4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। It refers to the actual process whereby a multiple increase in income is brought about by the increased expenditure। जब हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, और एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो दूसरे की इनकम बढ़ेगी, तो वो इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और क्योंकि हमारा मल्टीप्लायर का जो काम है वो किस पे हो रहा है? इनकम एक बार क्या जनरेट करती है, सॉरी इन्वेस्टमेंट, ये सारा समझा दिया मैंने आपको। वैसे इन्वेस्टमेंट क्या जनरेट करती है? इनकम। और इनकम जनरेट क्या करती है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन किस पे डिपेंड है? एमपीसी के ऊपर। मैं अपनी एडिशनल इनकम का कितना स्पेंड करूंगा वो मेरे एमपीसी पे डिपेंड है। और जितना एमपीसी ज़्यादा होगा उतना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और जितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा उतनी एडिशनल इनकम ज़्यादा होगी।
और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमारे पास फाइनल आंसर ना दे, और वो फाइनल आंसर कई गुना ज़्यादा आएगा। इस चीज़ को हम एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं बेटा। मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन एक टेबल की हेल्प से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आप एक बार इस टेबल को देखो ध्यान से, खुद देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। नीड ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। इस टेबल को ध्यान से देखो बेटा आप।
आज बेटा अब जैसे ये है, हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जब हम फॉरवर्ड एक्शन की बात करते हैं तो अगर आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट इनिशियली इज ऑडिबल एवरीवन, Yes, sir. अगर आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से बढ़ती है तो एक बार के लिए आपकी इनकम भी 20 करोड़ से बढ़ेगी, जैसे मैं आपको समझा रहा था अभी, बिकॉज आपके एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम बन जाएंगे। अब आपका एमपीसी अगर 0.5 हो, ये हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि सबसे इजी वैल्यू 0.5 होती है, जिसका मिलता है 50%, हाफ इनकम स्पेंट एडिशनल। अभी एडिशनल है, ये हमारी, याद रखना बेटा, ये हमारी कंट्री की नेशनल इनकम नहीं है, ये एडिशनल इनकम है। अगर इस टाइम नेशनल इनकम 400 करोड़ है तो अब 420 हो गए, 420 हो गए। इस एडिशनल इनकम का 50% हम खर्च कर देंगे, वो बन जाएगी चेंज इन कंजम्पशन। 50% सेव हो जाएगा, चेंज इन सेविंग। क्लियर हो गया? चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। जो चेंज इन कंजम्पशन है वो फिर वापस आएगी, बिकॉज आपके एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाएंगे, वो 10 करोड़ फिर वापस आएंगे। उन 10 करोड़ में से 5 करोड़ खर्च हो जाएंगे, 5 करोड़ सेव हो जाएंगे, फिर 5 करोड़ वापस आएंगे, पर इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगी। अब क्लियर हो गया ना? जैसे बनने का डाउट था शुरू में कि सर वो इन्वेस्टमेंट चेंज हो तो रही है, वो एक बार चेंज हो रही है 20 करोड़, फिर और होगी तो होती रहेगी। हम इस 20 करोड़ का लास्ट इफेक्ट में देख रहे हैं। अब इस 20 करोड़ का सर्कल चल रहा है, वो घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, घूम रहा है। 5 करोड़, 5 करोड़ का फिर 2.5 करोड़ खर्च, 2.5 करोड़ सेव, फिर 2.5 करोड़, ऐसे करते 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 एंड तक पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा? तो वो हमें पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेबल तो हम नहीं बना सकते इतना बड़ा, ना एग्जाम में ना। अब अगर आपको आ जाए फॉरवर्ड एक्शन दिखाओ मल्टीप्लायर का, टेबल के थ्रू बता दो, जैसे मैं समझा दो। और वैसे भी मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन ही मानते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे ना। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। और अगर हमने एम पी सी को 0.5 मान लिया तो जब इसको सोल्व करोगे यू नो आंसर 2 आएगा। इट इज आपकी इनकम 2 से 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स का मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से बढ़ रही है तो आपकी इनकम उसका डबल हो जाएगी। 20 करोड़ का डबल 40 करोड़, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ हो जाएगी। उस 40 करोड़ में 20 करोड़ आपने कंज्यूम कर लिए, 20 करोड़ आपने सेव कर लिए। ऐसे केवल हमने याद होगा कहाँ किया था, मनी क्रिएशन में, बैंकिंग चैप्टर में, क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? चलें आगे। इस एक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। अच्छा, इसका एक डायग्राम भी बनता है, वो सिंपल डायग्राम है, वही डायग्राम जो हमें ऑलरेडी आता भी है। देखो ध्यान से बेटा, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो आपका AD1 बढ़ जाता है। पहले AD कितना है, दिस वन। AS कितना है, दिस वन। AD का बनेगा C+I। तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ पर है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, OM है, और एम्प्लॉयमेंट लेवल ही आपकी इनकम है। अब अगर आप अब अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, याद है ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिख रहा है? जितना पहले था उतना तो है ही है C+I, बट आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। C+I तो है ही वैसे का वैसा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, जिससे क्या हो गया, नया AD आ गया, AD1 आ गया। तो आपका ये नया AD1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपको डॉट्स में दिख रहा है। तो वहां से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा E1। वहां से आप देखोगे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, OM1 हो गया, और आपकी इनकम बढ़ गई। देखने की बात ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी थी, से 1 सेंटीमीटर, और आपकी इनकम कितनी बढ़ी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन है। स्टिल मैं आपको ये डायग्राम आगे दिखाता हूँ। देखिए,
या ए एस है लाइन ऑफ रेफरेंस वाई, दिस इज ए डी, सी प्लस आई, ओ एम या ओ वाई। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाए सिर्फ इतनी, AD1, जिसका मतलब सी प्लस आई तो था ही, इसमें 50 करोड़ और डाल दी हमने, 5 करोड़ 4 करोड़ जो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, तो इनकम बढ़ी। तो पहले ई था, अब E1 है। तो अब देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, इतनी, और चेंज इन कितनी हुई, इतनी, डबल होगी। चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम, जिसमें चेंज इनकम ज़्यादा है 2 टाइम्स है, तो ये है मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन, जिसमें इनकम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे ही इसका एक बैकवर्ड एक्शन भी है। बैकवर्ड का बिल्कुल रिवर्स मीनिंग है बेटा। इट मीन्स अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा लें, इन्वेस्टमेंट को कम करें, तो उसका इन्वर्स इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक इनकम कम होगी, बट इकोनॉमिक इनकम कई गुना कम हो जाएगी। जैसे कई गुना बढ़ती है वैसे कई गुना कम हो जाएगी। इसे बोलते हैं 2 साइडेड स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार। सुना है ये वर्ड कभी, 2 धारी तलवार, 2 साइडेड स्वॉर्ड, जिसकी दोनों तरफ शार्प है। नहीं तो क्या होता है ना, स्वॉर्ड का एक तरफ शार्प होता है, तो जब हम किसी पे अटैक करते हैं तो वो शार्प उस तरफ जाता है, और जो उसका एज शार्प नहीं है, प्लेन है, वो हमारी तरफ आता है। अगर दोनों शार्प हो तो सामने वाले पे जाएगा तो उसको काटेगा, हमारे पे आएगा तो हमें काटेगा, मतलब वो 2 धारी तलवार बोलते हैं। तो मल्टीप्लायर इज ऑल्सो द 2 साइडेड स्वॉर्ड, जो फॉरवर्ड एक्शन भी डाल सकती है और बैकवर्ड भी। इन्वेस्टमेंट करोगे तो कई गुना इनकम बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट हटा लोगे तो कई गुना इनकम कम हो जाएगी। जैसे मान लो एक फैक्ट्री बंद होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो उससे इनकम कई गुना कम हो जाएगी, क्योंकि उससे कई तरह की इनकम क्रिएट हो रही थी। बिल्कुल सेम है ये, बस सिर्फ आपको AD1 को नीचे लेके आना है। पहले हम AD1 को ऊपर लेके गए थे, अब आपको AD1 को नीचे लेके आना है। और यही डायग्राम रहेगा पूरे यूनिट के अंदर, देख रहे हो ना आप, बार बार यही डायग्राम आता है, हम चाहे प्रूव कुछ भी करें। अब इसी के थ्रू नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सेस डिमांड और डेप्शन डिमांड निकालेंगे। इसी के थ्रू हमने लास्ट क्लास में फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर या ओवर एम्प्लॉयमेंट देखा था। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से कम हो रही है, इसका गैप देख लो इतना सा है, बट आपकी चेंज इन इनकम, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, चेंज इन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो ये भी एक मल्टीप्लाई वैल्यू होगी, कई गुना कम हो जाएगी आपकी इनकम। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, रीड कर सकते हो इसको, स्टूडेंट डाउट एज ए होमवर्क रीड करना है, या तो ये आपका एक एक्शन है। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आने, आई नो मैं आपको करवाता रहा हूँ, मुझे अंदर से पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई के 2 वर्किंग्स हैं, बैकवर्ड एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई के फीचर्स क्या है बेटा। अभी हमने सारा कुछ फीचर ही किए हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, उसके फीचर है MPC से पॉजिटिव होना, MPS से नेगेटिव होना, फॉरवर्ड एक्शन होना या बैकवर्ड एक्शन होना, ये सब उसके फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए। एनीथिंग एल्स? मल्टीप्लाई एक्शन दोनों में है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, ये इसकी फीचर है। और इसका पॉजिटिव लिंक MPC से है और नेगेटिव लिंक MPS से है। हायर MPC हायर मल्टीप्लायर, लोअर MPC लोअर मल्टीप्लायर। बाकी सारी चीज़ें हमने अभी तक कर ली हैं, वैल्यूज दी होंगी तो उससे आंसर आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इनवर्स, पॉजिटिव। AD के कंपोनेंट्स क्या हैं वो हमें पता ही है, ये तो
प्रीवियस चैप्टर की बात थी, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, बेस्ट ऑफ वर्ड्स, वही है, चैप्टर इज ओवर। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ ट्यूसडे को, मतलब मीन्स किसी एक्स्ट्रा डे पे। हमारा यहाँ पे सितंबर मंथ का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है, तो कुछ एक चीज़ें पेंडिंग है। यू कैन से 3 to 4 आवर्स का लेक्चर, ये हम किसी एक्स्ट्रा डे पे प्लान करेंगे। ट्यूसडे से निधि मैम आपके साथ फिर से ज्वाइन करेंगे फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, क्लास यहाँ पे वो करूँ। एनीथिंग एल्स? जो टेस्ट आपके अभी नए ड्यू हो गए हैं वो होते रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी चलती रहेगी आगे 1 महीना, उसके बीच में आपके टेस्ट हम लेते रहेंगे, मैक्रो के जो नए टेस्ट बन गए आपके इस यूनिट के ना, और एक एक्स्ट्रा क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। यूनिट चल रही है और आगे बस 2 टॉपिक नए आने हैं। हाँ जी, क्लास ओवर करो, यहाँ तक कोई डाउट? No doubt, sir. Thank you, sir.